आज के इस वीडियो में यहाँ पर समझेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में कि एक्चुअल में माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ होते हैं जो माइस्थेनिया ग्रेविस को कॉज करते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस के कंडीशन में पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे इसको डायग्नोज किया जाता है, क्या इसमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ये सारा कुछ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। सबसे पहले यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है। गाइस, यहाँ पर जो माइस्थेनिया ग्रेविस है ये एक ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। यहाँ पर होता क्या है कि माइस्थेनिया ग्रेविस के कंडीशन में जो वाइलेंट्री स्केलेटल मसल्स होती हैं उनमें वीकनेस आ जाती है। जो बॉडी की स्केलेटल मसल्स होती हैं उनमें वीकनेस आ जाती है, स्केलेटल मसल वीक हो जाती हैं, जिस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट गाइज, यहाँ पर हम माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं कि ये कैसे कैसे डेवलप होता है। एक्चुअली माइस्थेनिया ग्रेविस जो है ये एक ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून का मतलब ऐसी डिजीजेज जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है ये खुद की सेल्स को किल करने लगता है, जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। न्यूरोमस्कुलर का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारे बॉडी की स्केलेटल मसल्स होती हैं ये नर्व के द्वारा कंट्रोल होती हैं। यहाँ पर जो नर्व्स होती हैं और जो मसल्स होती हैं इनके बीच में एक कनेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है जो नर्व और मसल्स को कनेक्ट करता है, इसके बीच में एक एसिटिलकोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है। ये जो एसिटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये नर्व सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है जिससे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर जब हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो एसिटिलकोलिन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जिससे एसिटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो नर्व ट्रांसमिशन है वो नहीं हो पाता है और मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है, जिसके कारण यहाँ पर मसल्स में वीकनेस आ जाती है, जो मसल हैं वो वीक होने लगती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कॉजेज़ की, कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ होते हैं जो माइस्थेनिया ग्रेविस को कॉज करते हैं। गाइस, यहाँ पर अगर कॉजेज रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे जो फर्स्ट कॉज है वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अगर बॉडी के अंदर कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉज है वो है ट्यूमर ऑफ द थाइमस। जो थाइमस ग्लैंड्स होती है इसमें अगर किसी भी टाइप का ट्यूमर डेवलप हो जाता है या फिर इम्यून सिस्टम के किसी भी ऑर्गन में अगर ट्यूमर डेवलप होता है तो उसके वजह से यहाँ पर माइस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉज है वो है डिफिशियंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन। अगर एसिटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की डिफिशियंसी हो जाती है जिसके कारण यहाँ पर माइस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉज है वो है एबनॉर्मलिटीज़ इन द थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड में किसी भी टाइप की एबनॉर्मलिटी होती है जिसके कारण यहाँ पर माइस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं सिम्टम्स की कि माइस्थेनिया ग्रेविस के कंडीशन में पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पेशेंट में ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगी। ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर जो चेस्ट वाल की मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगी। पेशेंट में स्वॉलोइंग डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगी, टॉकिंग डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर जो स्वॉलोइंग मसल्स हैं और जो फेशियल मसल्स हैं ये वीक हो जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर स्वॉलोइंग डिफ़िकल्टी होगी और यहाँ पर पेशेंट में टॉकिंग डिफ़िकल्टी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट में इम्पेयर्ड स्पीच देखने को मिलेगा, पेशेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी और यहाँ पर पेशेंट में डबल विज़न देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो आइज़ की मसल्स हैं उनमें भी वीकनेस आ जाएगी, जिसके कारण यहाँ पर डबल विज़न देखने को मिलेगा और यहाँ पर पेशेंट में जो लेग्स हैं, जो हैंड्स हैं, इनमें वीकनेस देखने को मिलेगी और यहाँ पर पेशेंट में फेशियल पैरालिसिस और फेशियल मसल वीकनेस देखने को मिलेगी। सो गाइस, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो माइस्थेनिया ग्रेविस के कंडीशन में पेशेंट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की, कौन कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिनसे हम माइस्थेनिया ग्रेविस के कंडीशन को डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं।
पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और यहाँ पर पेशेंट में एसिटिलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है माइस्थेनिया ग्रेविस को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट का सीटी स्कैन और एमआरआई करवाते हैं और यहाँ पर पेशेंट में इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट किया जाता है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी में क्या होता है कि जो मसल्स के फंक्शंस होते हैं इनको असेस किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट का पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है, जिसमें लंग्स के फंक्शन को असेस करते हैं और यहाँ पर पेशेंट में इंड्रोफोनियम टेस्ट किया जाता है। इंड्रोफोनियम टेस्ट में क्या होता है कि इंड्रोफोनियम एक केमिकल होता है जिसका इंजेक्शन दिया जाता है, उस इंजेक्शन के थ्रू भी यहाँ पर माइस्थेनिया ग्रेविस के कंडीशन को डायग्नोस किया जाता है। लास्ट में यहाँ पर बात करते हैं ट्रीटमेंट की, मैनेजमेंट की, कि माइस्थेनिया ग्रेविस के कंडीशन में पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट क्या मैनेजमेंट दिया जाता है। अगर यहाँ पर ट्रीटमेंट की बात करें तो माइस्थेनिया ग्रेविस को कम्प्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता। माइस्थेनिया ग्रेविस का कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ सिम्टम्स को रिड्यूस किया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पर पेशेंट को एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग्स दिए जाते हैं। जो एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग्स होते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन के लेवल को बढ़ा देते हैं, जिससे जो मसल का फंक्शन है वो इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट्स को इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दिए जाते हैं, जैसे कि स्टेरॉयड। स्टेरॉयड की अगर बात करें तो जैसे कि प्रेडनिसोलोन है, डेक्सामेथासोन है, बीटामेथासोन है, ये जो ड्रग्स होते हैं ये इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो माइस्थेनिया ग्रेविस है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट को इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी दी जाती है और यहाँ पर पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर किया जाता है, क्योंकि पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए यहाँ पर पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर किया जाता है। सो गाइस ये था कुछ मैनेजमेंट ट्रीटमेंट। आई होप आप लोग सारी चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।